इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबर बाबा रामदेव के बारे में थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खुद पेश होने के लिए बुलाया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा था। उनके मामले में सुनवाई जहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकिशन को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकिशन को अवमानना नोटिस पर ध्यान न देने पर फटकार लगाई। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकिशन को अवमानना नोटिस पर ध्यान न देने पर एक तीव्र फटकार लगाई। यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के बीच है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में सावधानी बरतते हुए पतंजलि के उदासीन दृष्टिकोण पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनके विज्ञापनों के संबंध में अदालत को दिए गए आश्वासनों का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए दोनों की आलोचना की। पीठ ने देश की सर्वोच्च अदालत को दिए गए वादों के घोर उल्लंघन पर निराशा व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि रामदेव और बालकिशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनके विज्ञापनों के संबंध में आदेश की श्रृंखला उनके संगठन के हर स्तर तक विस्तारित हो। उन्होंने एक हलफनामे में दिए गए स्पष्टीकरण की अपर्याप्तता की ओर इशारा किया, जहां यह दावा किया गया कि विवादास्पद विज्ञापनों को उनकी जानकारी के बिना मीडिया विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। अदालत की कार्रवाई 27 फरवरी को भ्रामक दावों और उनकी प्रभावकारिता के सबूत की कमी का हवाला देते हुए पतंजलि के दवा विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद की गई है। यह निर्णय मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा दायर एक याचिका द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसमें रामदेव को उनकी कंपनी का COVID-19 टीकाकरण और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ एक बदनाम अभियान का आरोप लगाया गया था। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट शोभा सेन को जमानत दे दी है। यह फैसला दलित और महिला अधिकारों की प्रमुख वकील सेन को 6 जून 2018 को UAPA में गिरफ्तार किए जाने और उन पर आरोप लगाए जाने के बाद आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई। मामला सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लिकर स्कैम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह फैसला सिंह द्वारा मामले में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने के बाद आया। पिछले साल 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा सिंह की गिरफ्तारी ने एक कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण विकास देखा गया है। अदालती कार्रवाई के दौरान ED ने कहा कि उसे सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। एक ऐसा रुख है जिसने संभवतः अदालत के फैसले में योगदान दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति PV वर्ले की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ED का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू को यह जानकारी देने का निर्देश दिया कि क्या सिंह की आगे किसी केस में हिरासत की जरूरत है। विशेष रूप से पीठ ने यह भी स्वीकार किया कि सिंह इस फैसले के इंतजार में पहले ही 6 महीने हिरासत में बिता चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब सिंह ने जमानत मांगी है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन दिया था कि प्राथमिक अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई थी। हालांकि उनकी याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, जिससे उन्हें आगे कानूनी सहारा लेने के लिए प्रेरित किया गया। ED ने सिंह की जमानत याचिका के विरोध में दावा किया था कि उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग योजना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में फंसाया गया था, जिसमें दिल्ली शराब से प्राप्त अपराध की आय को प्राप्त करना, रखना, छिपाना, नष्ट करना और उपयोग करना शामिल था। 2021-22 की पॉलिसी अवधि के दौरान एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि सिंह को रिश्वत से फायदा हुआ, जो शराब नीति से जुड़े अपराध की आय थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिवंगत राजनेता और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अपने पिता के अंतिम संस्कार की प्रार्थना फातिहा में भाग लेने की अनुमति के संबंध में याचिका पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रमुख चेहरे मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
अगली खबर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई वो है मेडिकल छात्रों के पक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा भुगतान के मामले में समान व्यवहार दिया जाना चाहिए जो भारतीय मेडिकल कॉलेज से स्नातक करने वाले उनके समकक्षों को प्रदान किए गए अधिकारों को प्रतिबिंबित करता है। यह फैसला डॉक्टरों के एक समूह द्वारा दायर याचिका की प्रतिक्रिया के रूप में आया है जिसमें देश भर के कुछ संस्थानों में विदेशी मेडिकल स्नातकों द्वारा अनुभव की गई असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और प्रसन्ना बालचंद्र वर्ले की पीठ ने चिकित्सा शिक्षा परिदृश्य में समानता का अनिवार्य पर जोर दिया और कहा एमबीबीएस की स्नातकों और विदेशी मेडिकल स्नातकों के बीच अंतर व्यवहार अस्वीकार्य है। अदालत का निर्देश 23 जनवरी को उसके पहले के फैसले का पालन करना है जिसमें उसे तिरुवनंतपुरम के साजिश के एचएस सहित 5 विदेशी मेडिकल स्नातकों द्वारा दायर याचिका के संबंध में एनएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज से जवाब मांगा था। अधिवक्ता तन्वी दुबे ने एनएमसी अधिसूचना का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विदेशी मेडिकल स्नातकों के साथ उनके भारतीय समकक्षों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए जो समान उपचार की वकालत करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इसके बावजूद विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनके उचित वजीफे से वंचित किया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका में मेडिकल कॉलेजों को याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रभावित छात्रों को उनकी पूरी इंटर्नशिप अवधि के लिए नियमित मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। इसके अलावा यह एमएनसी और अन्य संबंधित अधिकारियों को अन्य मेडिकल कॉलेजों द्वारा अपनाए गए स्थापित मानकों के आधार पर वजीफा दरें निर्धारित करने के लिए कहता है। पूर्व पीठासीन अधिकारी अनीर मसीह के कार्यों के बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव से एक और बड़ी खबर आ रही है जिनके फैसले की गहन जांच के तहत भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया था। हाल के घटनाक्रम में मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने किया। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के मानवीय पहलू को दिखाती है जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक साथी वकील का समर्थन करने के लिए एक साथ आया है जो एक दर्दनाक परीक्षा का सामना कर रहा है। अपनी 7 वर्षीय बेटी को एक गंभीर बीमारी से बचाने के लिए फैंकोनी एनीमिया एक दुर्लभ और जीवन घातक स्थिति से जूझते हुए युवा लड़की के इलाज के लिए पर्याप्त वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता थी जो कि उसके पिता सुप्रीम कोर्ट के एक समर्पित वकील अपने दम पर प्रतिबंधित करने से कहीं अधिक था। अपनी बेटी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की भारी कमी का सामना कर रहे वकील पिता ने खुद को निराशाजनक स्थिति में पाया। बार एसोसिएशन के सचिव रोहित पांडे और संयुक्त सचिव मिनेश दुबे ने स्थिति की तत्कालिकता को समझते हुए इस पहल का नेतृत्व किया। उन्होंने कानूनी समुदाय के सदस्यों से सहायता की अपील की और अपने जरूरतमंद सहयोगियों के लिए समर्थन जुटाया। मदद के आह्वान का जवाब देते हुए सम्मानित वरिष्ठ वकील चंद्र उदय सिंह, राजशेखर राव, पारस कुहाड़, गुरुकृष्ण कुमार, सोनिया माथुर और नरेंद्र हुड्डा ने सामूहिक रूप से इस उद्देश्य के लिए 5 लाख रुपए का योगदान देकर उदारता का उदाहरण दिया। इस महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद 15 लाख रुपए का एक बड़ा अंतर भरा जाना बाकी है। वकील पिता पहली पीढ़ी के कानूनी पेशेवर ने खुद को अपनी क्षमता से परे एक चुनौती का सामना करते हुए पाया, फिर भी अपनी बेटी के जीवन को बचाने में कोई कसर न छोड़ने का उनका दृढ़ संकल्प विपरीत परिस्थितियों के बीच आशा की किरण के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश महाराष्ट्र में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से इनकार को संबोधित किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है जिसमें एक छात्र को गलत तरीके से महाराष्ट्र में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से इनकार किया गया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की 3 न्यायाधीश पीठ के अध्यक्षता में हुई। उन्होंने यह निर्णय दिया कि छात्र वंश को अवसंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध तरीके से प्रवेश से वंचित किया गया था। इस मामले में वंश नाम के छात्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग
नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी NCL श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन किया था। हालांकि उनका प्रवेश अचानक रद्द कर दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के या उन्हें उनके मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाने के सुप्रीम कोर्ट ने वंश के खिलाफ किए गए अन्याय को संबोधित किया है। न्यायमूर्ति पैनल ने महाराष्ट्र सरकार और मेडिकल सरकार को वंश को मुआवजा देने के लिए 1 लाख रुपए की भरपाई का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संशोधित नियमों की मांग की है ताकि महाराष्ट्र में रहने वाले छात्रों को उनके प्रवेश के अधिकार सुनिश्चित हो। एक और काम की खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स में लेटर ऑफ इंटेंट LOI की प्रकृति और कानूनी स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत के सर्वोच्च अदालत द्वारा दिया गया था। यह मामला हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा की कार्रवाइयों और एक निर्माण कंपनी मेजर्स वासु कंस्ट्रक्शन के साथ उसके लेन देन के इर्द गिर्द घूमता है। यह मामला हिमुडा की देखरेख वाली एक निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितताओं और अवैधताओं से भरा हुआ पाया था। न्यायालय ने अपने तीखे अभियोग में हिमुडा पर वासु कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर निविदा प्रक्रिया में हेरफेर करने और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को प्रभावी ढंग से धोखा देने का आरोप लगाया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह हेराफेरी निविदा प्रक्रिया में की गई गड़बड़ी को छुपाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता लेवर 9 प्राइवेट को अनुमति दी लिमिटेड प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। यह निर्णय सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े संविदात्मक व्यवहारों में कानून के शासन और जवाबदेही की जोरदार पुष्टि करता है।